हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है बीएसपीसीएल के लिए है और आप लोग का कॉमर्स का जो पार्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। अब पिछले कुछ 2018 में ही बीएसपीसीएल जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का ही एग्जाम हुआ है। उसमें से कुछ क्वेश्चन को मैच करिएगा, काफी क्वेश्चन इसमें से मैच करेंगे, आपको मिलेंगे। इसमें से नहीं कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3 4 5 जो दिए हैं। तो प्रैक्टिस करने का मतलब यह होता है कि हमको थोड़ा सा क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और पता चलता है कि हमारा पैटर्न कैसे है। मान लीजिए कि पीछे जो जो क्या नाम है, बीएसपीसीएल 2018 में एग्जाम लिया था शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, तो कुछ क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा लेंदी भी थे, कुछ आसान भी थे। तो भाई, तो सारे क्वेश्चन तो एक जैसे रहेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड, चूंकि स्टैंडर्ड कोई खास नहीं है, उसकी जो भाषा लिखी गई थी, लैंग्वेज लिखी गई, वो बड़ी जटिल लिखी गई थी। तो खैर, आप लोग मेहनत करिए, ठीक ना। लैंग्वेज कैसे भी, बुक का तो स्टडी कर ही रहे होंगे, कुछ हमारे पिछले लेक्चर्स को भी पढ़ रहे होंगे आप लोग, और एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो 5 प्रैक्टिस सेट हो ही गया। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और लाइक का बटन दबा दीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का है सेट 5। देखिए लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इसको मैं इधर कर दूं। लिखा हुआ है आपका कि BSPSCL और पोस्ट हमारा है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें से सारे कॉमर्स के टॉपिक्स जो हमारे थे उसको कवर किया गया है। समय अब कम है, क्योंकि एग्जाम तो होना ही है, चाहे अभी हो, चाहे 1 महीना बाद हो, चाहे 2 महीना बाद हो। ऐसा ना हो कि एग्जाम का डेट अचानक आ जाए, आप तैयारी न करें। तो तैयारी में हमेशा बने रहिएगा, प्रैक्टिस थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिएगा। देखिएगा, एक एक क्वेश्चनों का सेट मैं ले रहा हूं। हाँ, एक चीज और है, कुछ बच्चों का शिकायत ये आया था कि मैं बोर्ड पर खड़ा रहता हूं, हटते नहीं हैं, बच्चों को साफ दिखाई नहीं देता। तो भाई, ये बिल्कुल जायज है आप लोग की। हो सकता है कि कभी पढ़ाते पढ़ाते ध्यान इधर उधर हो गया हो, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा दूरी में बना कर रहूं। ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट कर दीजिए आप लोग भी। जो क्वेश्चन आसान हो, जानते हो, एकदम क्लियर कट जानते हो, तुरंत कमेंट में कमेंट करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। न जानते हो तो थोड़ा सा उसको ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनियम के अंतर्गत। अब यहाँ पे अधिनियम है तो कंफ्यूजन है, भाई कौन सा अधिनियम है। कृषि आय को आयकर से मुक्त रखा गया, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये आयकर अधिनियम के संबंध में पूछा गया। और क्वेश्चन हमारा है कि किस सेक्शन के अंतर्गत कि कृषि आय को क्या रखा गया है, मुक्त रखा गया है। मुक्त का मतलब है कर मुक्त रखा गया, उस पर टैक्स नहीं लगाया। जैसे जानते ही आप लोग कि भारत में कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि ये किस धारा के अंतर्गत, माने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये किस धारा के अंतर्गत कहा गया है। तो लिखा है आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत, आयकर अधिनियम की धारा 2(1) के अंतर्गत, आयकर अधिनियम की धारा 2(31) के अंतर्गत, आयकर अधिनियम की धारा 10(23) के अंतर्गत। वो कौन सा धारा है, सेक्शन है, जिसके अंतर्गत कृषि आय को एग्जम्प्ट घोषित किया। ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ये आपका है धारा 10(1) के अंतर्गत कर मुक्त घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लेखांकन का कार्य है, अकाउंटिंग का कौन सा वर्ग है भाई। व्यवहारों का क्रमबद्ध रूप से लिखना, लग तो रहा है सही है। संबंधित पक्षकारों को सूचना देना, ये भी सही दिख रहा है। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना या पूर्ति करना, ये भी आपका सही दिख रहा है। और उपरोक्त सभी, इसका मतलब ये चारों ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चंस हो तो पक्का है कि एक तो लगेगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा भी लगे कि सही है,
तो यहाँ पे ये दिमाग दौड़ा लीजिएगा कि वो सारा ही सही हो, दो जहां सही हुआ तो इसका मतलब सारा सही होगा। क्वेश्चन आए चाहे क्वेश्चन न आए। थोड़ा सा और बड़ा कर दें आपको कि पूरा दिखे। अगला है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाना अनिवार्य है। बताइए किसको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना जरूरी है भाई? एकल व्यापारी द्वारा, साझेदारी फर्म द्वारा, संयुक्त कंपनी द्वारा, सहकारी समिति द्वारा। किसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है? आंसर इसका होगा कंपनी, संयुक्त कंपनी। इन तीनों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन ये भी इनकम टैक्स से है कि कृषि आय के प्रकार है। भाई कृषि आय कितने प्रकार की है? कई प्रकार की, चार पांच प्रकार की होती है। उसमें से कुछ नाम दिए गए हैं। किराया अथवा लगाम, ये कृषि आय के प्रकार है। उपज को बेचने योग्य बनाने से आय, क्या ये कृषि आय के प्रकार है? पौधे अथवा बीज को उगाने से आय, क्या ये कृषि आय के प्रकार है? उपयुक्त सभी। बताइए कृषि आय के कौन कौन से प्रकार है? कि जैसे कृषि भूमि को किराए पर देते हैं या उससे लगान वसूल करते हैं तो वो हमारा कृषि आय है। कृषि भूमि पर जो उपज हो रही है उसको बेचने योग्य यदि बनाया जाता है और इनकम मिलती है तो भी कृषि आय है। कृषि भूमि पर यदि पौधे अथवा बीज उगते हैं तो भी कृषि आय। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, चारों सही है। ये सब कृषि आय के प्रकार की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन अस्थाई संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता? पूछ रहा है कि नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, पूछ रहा है कि इसमें से कौन फिक्स एसेट की श्रेणी में नहीं आता? किस श्रेणी में? फिक्स एसेट की श्रेणी में नहीं आता। तो ध्यान दीजिए यहां नीचे से देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, मशीनरी फिक्स एसेट्स है। यह हमारा फिक्स एसेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तो भाई कौन सा एसेट्स है? मिसलेनियस एसेट्स है, ठीक ना। आपको इस श्रेणी में रखा जाएगा, ये फिक्स एसेट्स की श्रेणी में इसे नहीं रखा जाएगा। अभी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको मिलता है, काल्पनिक संपत्ति जिसको कहा जाता है। अवास्तविक संपत्ति में शामिल किया जाता है। अवास्तविक संपत्ति मतलब इंटेंजिबल एसेट्स। ध्यान दीजिएगा जो अभी मैंने बताया कि ऐसी संपत्ति जो रियल में वो संपत्ति नहीं है लेकिन संपत्ति उसे मान लिया जाता है, वो कौन सी संपत्ति है? प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, विकास व्यय और सभी। इसे कहा जाता है काल्पनिक संपत्ति या फिर टीडीएस एसेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये चारों नाम आते हैं। अब फिर एक इनकम टैक्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मालूम रहेगा तो आसान, नहीं तो कठिन। कह रहा है फर्नीचर पर ह्रास की दर है, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग? आपका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है? सोच के बताइए। 5%, 10%, 15%, 20%? जल्दी से बताइए। फर्नीचर पर भाई 5% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखा है पूंजी का आशय है। पूंजी किसे कहते हैं? अब सोच के बताइएगा। स्वामी द्वारा व्यवसाय में धन लगाना क्या पूंजी है? व्यापार की संपत्तियों पर स्वामी का दावा प्रकट करना पूंजी है? संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान करना और इनमें से कोई नहीं? सोच के बताइए कि पूंजी किसे कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट करके बताइएगा। अब मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, बी ऑप्शन नहीं होगा और सी ऑप्शन नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। कमेंट करने के बाद से जब आप पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप अपने बुक में खोजिएगा कि पूंजी का मतलब क्या है, क्योंकि जनरली ऐसा
चीज है कि सभी लोग जानते हैं। बुक में खोजिएगा, उसका डेफिनेशन पढ़िएगा, क्योंकि आज यदि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा और आप जाके बुक में उसको पढ़े तो ये ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी इनकम टैक्स का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर ह्रास की दर होती है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर पर कितने % के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है? बताइए। 30%, 40%, 60%, 70%। भाई 40% डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पर चार्ज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर खरीदा, 1 साल बाद बेच रहे हैं, तो 40% डेप्रिसिएशन कट जाएगा, कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो। अब देखिए, ये जीएसटी का क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। वार्षिक टर्नओवर की वह लिमिट जिसके ऊपर, ध्यान से समझिएगा, वार्षिक टर्नओवर की वह लिमिट जिसके ऊपर व्यवसायियों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का भुगतान करना होता है। अब बताइए, प्रश्न का हमारा मतलब ये हो गया कि एक बिजनेसमैन का कितना टर्नओवर होगा, एक बिजनेसमैन का कितना टर्नओवर होगा जिसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और जीएसटी पे करना भी कंपलसरी है। दोनों ही पूछा है। क्या पूछा है? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का भुगतान, दोनों का पेमेंट करना कंपलसरी है। वो कौन, कितनी लिमिट है? ध्यान दीजिएगा, 30 लाख का टर्नओवर हो, 40 लाख और विशेष राज्यों में 20 लाख, 35 लाख और 50 लाख। सोच के बताइए, सभी लोग जानते हैं 40 लाख तक यदि हमारा टर्नओवर है या इससे एबव है, कम नहीं, तो वहाँ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी पे करना कंपलसरी है। जो हमारे यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं, विशेष राज्य जिन्हें घोषित किया गया है, उन स्टेटों में ये लिमिटेशन 20 लाख तक बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 है। थोड़ा और छोटा कर दे। अगला क्वेश्चन ये अकाउंट्स का है। पूर्वदत्त व्ययों को लाभ हानि खाते में किस प्रकार प्रकट करते हैं? ध्यान दीजिएगा, पूर्वदत्त व्यय का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को पूछ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस प्रकार दर्शाते हैं, कहां दर्शाते हैं? डेबिट के व्यय में से घटाकर, डेबिट के व्यय में जोड़कर, क्रेडिट में लिखकर, और इनमें से कोई नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को उस रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या लिखा है? डेबिट के व्यय में से घटा। ऑप्शन नंबर ए। फाइनल अकाउंट बनाते होंगे तो आप ध्यान रखे होंगे। एक और इनकम टैक्स का उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, नए प्लांट पर अतिरिक्त ह्रास की दर कितनी है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स? नए प्लांट मतलब यदि मान लीजिए कि कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री है और नए प्लांट को इस्टेब्लिश कर रही है, तो उस नए प्लांट पर एडिशनल, और भी जो क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो उस नए प्लांट पर अतिरिक्त डेप्रिसिएशन कितना % चार्ज किया जाएगा? 5%, 10%, 15%, 20%? बताइए, सोच के बताइए भाई। 20% डेप्रिसिएशन एडिशनल प्लांट पे चार्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन, ये जीएसटी का क्वेश्चन है। मालदान में दिया, जीएसटी के नहीं है, अकाउंट्स का है। मालदान में दिया, माल का समायोजन होगा, मतलब जो माल हम दान दे दिए, जब हम समायोजन एंट्री करते हैं तो इसको कैसे लिखा जाता है? स्टॉक में घटाया जाएगा, अंतिम स्टॉक में जोड़ा जाएगा, व्यापार खाते के क्रय में से घटाएंगे, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन तो आपका यही है, व्यापार खाते के क्रय में से घटाए, क्योंकि जो माल दान में दे दिए है, तो जो माल पहले से खरीदे हैं उसमें से कम हो गया, कम हो गया तो क्रय में से घट जाएगा। अगला क्वेश्चन इनकम टैक्स का है। सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति की जाती है। यदि कोई सट्टे का व्यवसाय करता है तो इसकी और उस वर्ष उसको उस क्या नाम है फाइनेंशियल ईयर में उसको लॉस होता है, तो उस हानि की पूर्ति कितने साल तक कर सकता है, किससे कर सकता है?
तो ध्यान दीजिए, सट्टे के व्यापार से हानि की पूर्ति केवल सट्टे के व्यापार के लाभ से की जाती है और किसी से नहीं। और यह लाभ यदि उस लाभ न हो उस वर्ष, तो उसे अगले 4 कर निर्धारण वर्षों में पूर्ति कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इनकम टैक्स पढ़ाए थे तो उसमें आपको याद होगा, लॉन्ग वाला वीडियो इनकम टैक्स का देख लीजिएगा, उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित ब्याज दिखाया जाता है, एक्रूड इंटरेस्ट। बताइए भाई, एक्रूड इंटरेस्ट कहां दिखाया जाता है? व्यापार खाते के क्रेडिट में, लाभांश खाते के क्रेडिट में, लाभांश खाते के डेबिट में, लाभांश खाते के क्रेडिट में ब्याज में जोड़कर। बताइए, एक्रूड इंटरेस्ट कहां दिखाया जाता है? सोच के बताइए। एक्रूड इंटरेस्ट जब दिया रहा है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में उस इंटरेस्ट में जोड़कर दिखाया जाता है। और कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है। मतलब क्या है कि यदि मान के चलिए कि आप कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन है, उस कैपिटल गेन में 2 पार्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है कि उससे यदि हानि होती है तो शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो इसकी पूर्ति किससे की जा सकती है? केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। दिया है दीर्घकालीन पूंजी लाभ से। ऑप्शन नंबर बी। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं किससे है कि जब व्यापार में कोई लेन देन होता है तो वह प्रारंभ में जिस पुस्तक में अभिलेखित किया जाता है उसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई बिजनेस में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम जिस पुस्तक में हम रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, उस पुस्तक का नाम क्या है? रोजनामचा उर्फ जर्नल, खाता वही लेजर, तलपट में से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते होंगे भाई, सबसे फर्स्ट टाइम जर्नल में करते हैं, रोजनामचा में करते हैं। पहला ऑप्शन सही। अगला है हमारा कि यदि भवन निर्माण को यदि ठेके पर देना हो, एक और ठेके का क्वेश्चन है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का है। भवन निर्माण को यदि ठेके पर देना हो तो कौन सी पद्धति लगाई जाएगी? जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, तो ये कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग की कौन सी पद्धति है? ठेका लागत पद्धति, संयुक्त लागत पद्धति, संचालन लागत पद्धति, इनमें से कोई नहीं। नंबर में से स्पष्ट है भाई, ठेका लागत पद्धति। ठीक है। अगला क्वेश्चन इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मद धारा 80D के अंतर्गत आती है? धारा 80D, ये डिडक्शन का क्वेश्चन है। 80D के अंतर्गत कौन सा डिडक्शन आता है? उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण की कटौती, ना भाई ये तो 80E आता है। विकलांग आश्रित की चिकित्सा पर किए गए व्यय, ठीक है ना, और चिकित्सीय बीमा प्रीमियम को दिया गया प्रीमियम, ये तो होगा नहीं। इन्हीं दोनों में से एक है। अब ये खोजिए कि कौन है। क्या विकलांग आश्रित की चिकित्सा के लिए व्यय है कि चिकित्सा बीमा हेतु तो दिया गया प्रीमियम है? 80D पूछ रहा है। बताइए 80D किससे रिलेटेड है? चिकित्सा बीमा हेतु तो दिया गया प्रीमियम 80D, और जो विकलांग आश्रित है वो 80DD। ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। है तो बहुत सिंपल, लेकिन याद होना चाहिए। भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कितने डिजिट का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि जब एक व्यवसायी अपने व्यवसाय का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराता है तो एक उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। पूछा जा रहा है कि ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कितने अंक का होता है? 18, 16, 20, 15? बताइए कितने अंक का होता है? फटाफट बताइए। 15 अंक का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? पूछा रहा है कौन करंट एसेट्स नहीं है। ये भाई व्यापारिक रहती है, करंट एसेट्स है। भुगतान की गई अग्रिम वेतन है। प्रारंभिक व्यय तो नहीं दिख रहा है, यही तो नहीं है, क्योंकि अभी बताए थे ये फिक्टिटियस एसेट्स है। अगला क्वेश्चन
बैंक रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन है कि बैंक के द्वारा रखे गए खाता की प्रतिलिपि जो ग्राहक को दी जाती है उसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक के द्वारा रखे गए खाता, बैंक जो खाता रखता है उसकी प्रतिलिपि जो ग्राहक को देता है, जैसे हम बैंक में खाता खुलवाते हैं, हम पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, तो उसकी कॉपी एक नहीं देता है, पासबुक, तो कह रहा है उसे कहते हैं। ये तो जान ही गए आप लोग, पासबुक, रोकड़ भाई, चेक बुक, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा बुक होगा। जब बता ही दिए हैं पासबुक, तो पासबुक ही होगा। अगला क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, निम्न में से कारखाना उपरिव्यय को अवशोषण की कौन सी पद्धति वैज्ञानिकों सही है। मतलब कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन, नीचे कुछ मेथड दिए गए हैं, पूछ रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो वैज्ञानिक मेथड है और सबसे सटीक मेथड है, मतलब सही मेथड है। प्रत्यक्ष मजदूरी पर प्रतिशत, प्रत्यक्ष सामग्री पर प्रतिशत, मूल लागत पर प्रतिशत, और उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए। पहला होगा प्रत्यक्ष मजदूरी पर प्रतिशत, ये सबसे वैज्ञानिक पद्धति है फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी कॉस्ट अकाउंट का है, कि लागत की मदों के अनुपातों का लागत केंद्रों में आवंटन करना कहलाता है। मतलब लागत की जो मद हैं के अनुपातों का लागत केंद्रों में जो आवंटन करना, ये क्या कहलाता है। लागत का आवंटन, लागत का अभिभाजन, बताइए दोनों में से कोई सही दिख रहा है। यही सही दिख रहा है, लागत का अभिभाजन। आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, यदि ऊपर ही सही मिल जा रहा है, नीचे वाले को पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं। अगला है, ये भी कॉस्ट अकाउंट का क्वेश्चन है, कार्यहीन समय के प्रकार हैं। कार्यहीन समय का मतलब होता है आइडियल टाइम। आइडियल टाइम का मतलब वेस्टेज टाइम। कार्यहीन समय का मतलब है कि यदि हमें ऑफिस 10 बजे पहुंचना है, तो 10 बजे हमने गेट पे एंट्री कर दिया, लेकिन 10 बजे काम पर थोड़े लगेंगे, 10 मिनट 20 मिनट बाद लगेंगे, तो वो जो बीच का टाइमिंग है वो कार्यहीन समय है। तो उसी तरह मान लीजिए कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात करने, कोई संदेश लेके एक जगह से दूसरे जगह, अंदर मतलब ऑफिस में जाते हैं, उसमें टाइम तो कोई वर्क करते नहीं है, तो उसे कार्यहीन समय कहा जाता है। देखिए, सामान्य अथवा असामान्य कार्यहीन समय, सामान्य अथवा अधिसमय कार्यहीन समय, सामान्य अथवा अधिसमय कार्यहीन समय, आकस्मिक तथा असामान्य कार्यहीन समय। बताइए कार्यहीन समय के इसमें से कौन सा प्रकार सही है, सोच के बताइए। पहला ये ऑप्शन सही है, सामान्य अथवा असामान्य हानि कार्यहीन समय। मतलब जो कार्यहीन समय होता है वो सामान्य भी हो सकता है, असामान्य भी हो सकता है। अगला फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन का एक क्वेश्चन है, पासबुक प्रतिलिपि होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रोकड़ पुस्तक के रोकड़ स्तंभ की, बैंक की पुस्तकों में ग्राहक खाते की, रोकड़ पुस्तकों की बैंक स्तंभ की, और इनमें से कोई नहीं। बताइए पासबुक किसकी प्रतिलिपि है। पिछले से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, बैंक की पुस्तकों में ग्राहक की प्रतिलिपि, बैंक में जो अकाउंट्स रखे गए हैं वह ग्राहक की जो प्रतिलिपि होती है वही हमारा पासबुक होता है। इसी से रिलेटेड पीछे भी क्वेश्चन था जो आप लोग अभी पढ़े थे। अगला क्वेश्चन, लेखांकन समीकरण आधारित होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन किस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। चालू व्यापार की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, मुद्रामापन की अवधारणा, इनमें से कोई। भाई अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या कहता है। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि जो हमारी एसेट्स है, एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही होता है ना। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब एसेट्स के बराबर हमारा लायबिलिटीज और कैपिटल मिलके होता है। तो ये काम करता है डुअल एसेट सिस्टम पर, कॉन्सेप्ट पर। तो ये द्विपक्षीय अवधारणा होगा। अगला, कि जब अस्थाई संपत्तियों को बेचा जाता है तब क्या होता है। सपोज करिए किसी फिक्स एसेट्स को हम बेच दिए तो क्या होगा। कुल संपत्ति बढ़ेगी, कुल दायित्व बढ़ेगा, कुल संपत्ति में से कोई परिवर्तन नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए, जब किसी अस्थाई संपत्ति को आप बेच दिए तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ बता रहे हैं एक हमारा फिक्स एसेट्स है, एक हमारा करंट एसेट्स है। यहाँ पे पूछ रहा है कुल लिखा है, इन दोनों को मिलाकर यदि इसको ऐड कर दिया जाए तो इसको कहा जाएगा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कहा जाएगा ना, क्या कहा जाएगा? टोटल एसेट्स कहा जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यदि अस्थायी संपत्ति को मान के चलिए कि एक बिल्डिंग है और कितने का है, मान लीजिए 1 लाख का है, इसको बेच दिए, ध्यान दीजिएगा, बेच दिए तो यहां से फिक्स एसेट्स तो आपका खत्म हो गया, लेकिन यहां पे आपका कैश आ गया 1 लाख रुपया, आ गया ना 1 लाख रुपए। यदि हम टोटल एसेट्स की बात करें तो भाई टोटल एसेट पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टोटल मतलब फिक्स प्लस करंट। मानते हैं कि फिक्स एसेट कम हो गया, लेकिन करंट एसेट्स तो उतना सा बढ़ गया, इसलिए टोटल एसेट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विधान के अनुसार किसको बनाना आवश्यक नहीं है? कानून के अनुसार किसको बनाना आवश्यक नहीं है? आर्थिक चिट्ठा, लाभान नियोजन खाता, लाभान खाता, रोकड़ प्रवाह। रोकड़ प्रवाह विवरण को बनाना अनिवार्य नहीं है, बाकी तो सब बना ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये इनकम टैक्स का है। धारा 80E के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट की सीमा क्या है? मतलब इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स की जो धारा 80E कहता है कि आप हमको उच्च शिक्षा के लिए लोन ले सकते हैं। अब प्रश्न ये है इस पर कितना ब्याज की छूट मिलती है? 20,000, 25,000, 30,000, पूरी राशि मिलती है तब तक जब तक कि वो अध्ययन कर रहा है तब तक। अगला क्वेश्चन, अधि समय ओवर टाइम मजदूरी का भुगतान होता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है। ओवर टाइम, अधि समय मतलब ओवर टाइम, मतलब कोई व्यक्ति निर्धारित 8 घंटे से अधिक काम करता है तो उस एक्स्ट्रा टाइम को क्या जाता है? ओवर टाइम। तो कह रहा है इसका भुगतान किस तरह से होता है? सामान्य दर से, ऊंची दर से, औसत दर से, नीची दर से? बताइए किस दर से होता है, सोच के बताइए। भाई ऊंची दर से होगा, क्योंकि ओवर टाइम में हमेशा डबल पेमेंट मिलता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि भारतीय लेखांकन मानक 6 का संबंध है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या 6 किससे रिलेटेड है? रहतिये के मूल्यांकन से, मूल्य ह्रास लेखांकन से, अस्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन से, इनमें से कोई नहीं। भाई ह्रास लेखांकन से संबंधित है, ये याद रख लीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 जो भी है वो किससे रिलेटेड है? अक्सर इसमें से एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्ची सामग्री की उपलब्धता में कमी होने के कारण, मतलब रॉ मटेरियल की सप्लाई में कमी होने के कारण उत्पन्न होने वाले कार्यहीन समय की लागत हस्तांतरित की जाती है। वहां पे जो आइडियल टाइप उत्पन्न होता है तो उसकी कॉस्ट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? व्यापारी खाते में, लाभांश खाते में, लागत लाभांश खाते में, लागत पत्र खाते में, लाभांश नियोजन खाते में। सोच कर बताइए कि कच्ची सामग्री की सप्लाई उपलब्धता सफिशिएंट हमारे पास नहीं है, तो इससे हमें वर्किंग आइडियल टाइम में क्या होती है? आइडियल टाइम बढ़ जाता है, तब उसकी कॉस्ट जो होती है वो कहाँ ट्रांसफर की जाती है? बताइए सोच के। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, व्यापारी खाते। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी साझेदारी जिसे विधान में मान्यता नहीं है, मतलब उस साझेदारी का क्या नाम है जिसे कानून की दृष्टि से मान्यता प्राप्त नहीं है? बताइए। ऐच्छिक साझेदारी कानूनी मान्यता है भाई, विशिष्ट साझेदारी इसी भी है, सामान्य साझेदारी इसे भी है। तब कौन सी साझेदारी है? देखते हैं क्या आंसर है। हाँ ये आया, सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी का प्रचलन भारत में नहीं है, ठीक है ना। इंग्लैंड या विदेशों में इसका प्रचलन है, भारत में नहीं है, इसलिए इसे कानून द्वारा मान्यता नहीं। एक क्वेश्चन है कि पे आउट अनुपात का क्या अर्थ है? पे आउट अनुपात, रोके गए लाभ में से लाभ की वितरण अनुपात, देनदार लेनदार अनुपात, आय में से लाभांश का वितरण अनुपात, उपरोक्त सभी। पे आउट अनुपात का क्या अर्थ है, किसे कहते हैं? बताइए। ये सब है। पे आउट अनुपात रोके गए लाभ में से लाभ का वितरण भी है, देनदार लेनदारों का अनुपात भी है, आय में से लाभांश वितरण भी है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं पे आउट के अनुपात के संबंध में।
अगला क्वेश्चन, ये हमारा इनकम टैक्स का है। नर्सरी में उगाए गए छोटे छोटे पौधे या बीज से उत्पन्न किया हुआ छोटा पौधा बेचने से जो आय प्राप्त होती है वो कौन सी आय मानी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे देखते होंगे कि आपके गांव क्षेत्र नगर वगैरह में यहाँ छोटे छोटे फूलों के या पेड़ पौधों के पौधे मिलते हैं, उसको नर्सरी बोला जाता है। उस नर्सरी में जो छोटे छोटे बीज के थ्रू पौधे उगाए जाते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं, उसको बेचा जाता है और बेचने से भाई उस नर्सरी को कुछ न कुछ फायदा मिलता है। तो पूछा जा रहा है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो कौन सी आय मानी जाती है? वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, कृषि आय, अन्य साधनों से आय? सोच के बताइए कौन सी आय मानी जाएगी? वो कृषि से आय मानी जाएगी। अभी ये क्वेश्चन में मैंने पीछे बताया था, एग्रीकल्चर इनकम की श्रेणी में आता है क्योंकि एग्रीकल्चर संबंधी सारी क्रियाएं की गई है उसमें। अगला है, अदत्त मांगों को कंपनी के तुलन पत्र में दिखाया जाता है। अदत्त मांग मतलब पॉलिसी इन एरियर को कंपनी के बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? अंश पूंजी में जोड़कर, मांगी गई अंश पूंजी में से घटाकर, चालू संपत्ति के शीर्षक में और चालू दायित्व के शीर्षक में? बताइए कहाँ दिखाया जाता है भाई? मांगी गई पूंजी अंश पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया? बताइए जीएसटी प्रशासन माने जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया? INDGST, जीएसटीएन पोर्टल, जीएसटीएन इंडिया, IGSTN, इसको कहा जाता है जीएसटीएन पोर्टल। अगला है, बिजली पानी और गैस जो कि निर्माण संस्थाएं हैं उनमें निम्नलिखित पद्धति के द्वारा लागत ज्ञात की जाती है। कह रहा है कि बिजली है, पानी है, गैस, ये निर्माणी संस्थाएं। पूछ रहा है कि कास्ट अकाउंटिंग की कौन सी पद्धति इसमें लागू होगी? सोच के बताइए कास्ट अकाउंटिंग की कौन सी पद्धति लागू होगी? ये पहले ही पद्धति लागू होगी, संचालन लागत लागू होगी। ऑपरेटिंग कास्टिंग का यूज किया जाएगा क्योंकि आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया, समूह लागत होगा नहीं, प्रोसेस होगा नहीं, उपरोक्त सभी में से कोई होगा नहीं। फिर एक इनकम टैक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, निम्न में से कौन सी कृषि आय है? पूछ रहा है एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है? कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के सामान्य गिरवी रखने से ब्याज की आय। ध्यान से समझिएगा, कृषि कार्य को करने के लिए प्रयोग की जाने भूमि को गिरवी रखने से ब्याज से आय। पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आय। भाई तो कृषि आय हुक्म नहीं करेगी। बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। उच्च उत्पादकता के कारण सरकार से प्राप्त पुरस्कार। इन चारों में से कौन सी कृषि आय को माना गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, यदि आप खेती किए हैं अच्छे से, अचानक मौसम खराब हो गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, कुछ भी आ गया, बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गया लेकिन फसल का फसल बीमा कराया गया होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति, इंश्योरेंस कंपनी वहां पे हर्जाना जो देती है तो वो हर्जाना क्या होगी? आपकी एग्रीकल्चर इनकम की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाभांश का भुगतान किया जाता है, डिविडेंड का भुगतान कैसे किया जाता है? पूंजी शोधन संचय खाते से, चालू वर्ष के लाभों में से, समामेलन से पूर्व लाभों में से, अंश प्रीमियम खाते से। सोच के बताइए डिविडेंड का पेमेंट कहां से किया जाएगा भाई? एक पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने बताया था, टेस्ट नंबर 1 में होगा शायद, इस तरह का क्वेश्चन था, चालू वर्ष के लाभों से। अगला, कृषि भूमि से प्राप्त किराए से आय है। कृषि भूमि को यदि हम किसी को किराए पर देते हैं कि कृषि काम करे तो कृषि आय है, आकस्मिक आय है, व्यवसायिक आय है, पैसे से आय, किस प्रकार की आय? भाई कृषि काम के लिए लिया तो कृषि आय होगा, फैक्ट्री बैठाया तो कृषि आय नहीं होगा। अगला, जब अंश अपहरित किए जाते हैं, माने जब अंशों का हरण किया जाता है तो उस पर मांगी गई राशि को डेबिट किया। जब अंश शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो वहां पे जो राशि मांगी जाती है वो किस राशि से डेबिट की जाती है?
अंश ऋण खाते से, पूंजी संचय खाते से, सामान्य संचय खाते से, पूंजी खाता से? सोच के बताइए। मांगी गई राशि को डेबिट किया जाएगा, सोच के बताइए जल्दी से। क्वेश्चन को समझिए, अकाउंट का क्वेश्चन है। जब अंश हरित किए जाते हैं तो उन पर मांगी गई राशि को डेबिट किया जाता है। जब शेयर फॉरफिटेड किया जाता है तो एंट्री क्या बनता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, मान के चलिए अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यही होता है। यहां पे कह रहा है कि उन पर मांगी गई राशि को डेबिट किया जाता है। शेयर कैपिटल से ना, कैपिटल खाते से किया जाएगा, पूंजी खाते से। ठीक है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा आ रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए तब तक। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, सॉरी ऑडिटिंग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में निरंतर अंकेक्षण अधिक उपयोगी है। निरंतर अंकेक्षण का मतलब होता है कंटिन्यू ऑडिट। कंटिन्यू ऑडिट का मतलब क्या होता है? चालू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण कहाँ उपयोगी है? जब विस्तृत जांच करनी हो, जब वित्तीय अवधि समाप्त होते ही अंतिम खाते और चिट्ठे तैयार करना हो, माने आवश्यक हो, जब आंतरिक नियंत्रण की कोई अन्य समुचित व्यवस्था न हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों पर। बिल्कुल सही, सभी परिस्थितियों पर। वो कैसे भाई? जब ठीक ढंग से जांच करना होगा वहां चालू अंकेक्षण चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरा, जब वित्तीय अवधि समाप्त होते ही हमें फाइनल अकाउंट तुरंत चाहिए तो वहां चालू अंकेक्षण जरूरी है। जब आंतरिक नियंत्रण की कोई अन्य समुचित व्यवस्था न हो, मतलब इंटरनल चेक की कोई जरूरत पहले से व्यवस्था न हो, तो वहां पे हम करंट ऑडिट की जरूरत पड़ती है। तो उपयुक्त सभी। अगला, देखते हैं कहां गिर गया है भाई। अगला है स्थिति विवरण। स्थिति विवरण अंकेक्षण उपयोगी होता है। स्थिति विवरण मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट। स्थिति विवरण अंकेक्षण माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट है किसके लिए होता है? व्यवसाय बड़ा हो, आंतरिक जांच कमजोर हो, व्यवसाय छोटा हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए किसके लिए उपयोगी होता है? जहां व्यवसाय बड़ा हो वहां पे डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं? बैलेंस शीट ऑडिट कर लिया जाता है। अगला, रोजनामचा से नाम तथा जमा मदों को खाता बही में हस्तांतरित करने की क्रिया कहलाती है। जनरल एंट्री के डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट, खाता बही में जो ट्रांसफर किया जाता है, कहने का मतलब है जब हम जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री को खाता बही में ट्रांसफर करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वर्गीकरण, खतौनी, प्रक्रियाकरण, इन्हीं क्या कहा जाता है? खतौनी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पोस्टिंग कहा जाता है। क्या? पोस्टिंग। अगला, किसी खाते के शेष को जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी खाते के शेष को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खतौनी, योग करना, शेष निकालना, और इनमें से कोई नहीं भाई। शेष निकालना कहा जाता है। किसी खाते के शेष को जानने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शेष निकालना। शेष निकालना का मतलब बैलेंसिंग। क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है बैलेंसिंग। देखते होंगे जब हम खाता बनाते हैं तो डेबिट क्रेडिट कहीं ना कहीं तो अधिक कम होगा। शेष बैलेंस आता है, बैलेंस सीडी, फिर ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस बीडी। तो उस प्रोसेस को बैलेंसिंग या शेष निकालना कहा जाता है। अब अगला, पासबुक का डेबिट शेष क्या दर्शाता है?
बताइए, पासबुक का डेबिट शेष क्या दर्शाता है? जमा या धनात्मक शेष, ओवरड्राफ्ट या ऋणात्मक शेष, जमा अथवा ओवरड्राफ्ट शेष, और इनमें से कोई नहीं। पासबुक का डेबिट बैलेंस आपको क्या दर्शाता है भाई? ओवरड्राफ्ट या ऋणात्मक शेष को दर्शाता है। डेबिट शेष हमेशा ऐसा कम है, माइनस में है, ये चीजों को दर्शाता है। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, बड़ा अजीब क्वेश्चन है ये भी। हाल से प्रब्याज योजना का प्रतिपादन एएफ हालसे ने किया था। पूछ रहा है कि जैसे देखते होंगे कि उसमें है लेबर कॉस्टिंग में है, लेबर कॉस्टिंग में कह रहा है कि उसमें एक हालसे थे जिनका पूरा नाम एएफ हालसे थे। हालसे प्रब्याज, उन्होंने मजदूरी की गणना करने का एक तकनीकी खोजे थे जिसको हालसे प्रब्याज योजना कहा जाता है। इनका पूरा नाम एएफ हालसे है। पूछ रहा है कि ये कहाँ के थे, कब खोजे थे? 1819 अमेरिका में, 1819 जापान में, 1891 जापान में, 1891 अमेरिका में। सोच के बताइए इन्होंने कब ये पद्धति खोजी थी? 1891 अमेरिका में। 49 हो गया, 49। अब 50वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए किसका क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक करदाता निबंधित व्यवसायी होते हुए भी अस्थायी आईडी या पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो इसका कारण हो सकता है। मतलब कह रहा है कि यदि एक करदाता निबंधित व्यवसायी होते हुए भी अस्थायी आईडी मतलब टेम्परेरी आईडी और पासवर्ड नहीं प्राप्त कर पाता है, जिसका मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है फिर भी वो नहीं पा रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? पैन वैलिडेशन नहीं हुआ है, करदाता को आवश्यकता नहीं है, व्यवसायी का व्यवसाय कर मुक्त है, और उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है? उसका पहला ही ऑप्शन होगा कि पैन का वैलिडेशन नहीं हुआ है, इसलिए उस व्यक्ति को, उस करदाता को आईडी और पासवर्ड टेम्परेरी रूप से भी नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? तो ये आपके थे टोटल। किस कौन सा टेस्ट था? आपका टेस्ट नंबर था 5 और टोटल इसमें थे 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू पढ़िएगा। एक वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ते रहिएगा। जो यदि क्वेश्चन हार्ड लगे, आपको कठिन लगे, तो उस क्वेश्चन को वहीं पॉज करके नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऑर्डिनरी क्वेश्चन होंगे। ऑर्डिनरी का मतलब है नॉर्मली आपको पढ़े होंगे तो याद होगा। तो उन सब क्वेश्चनों को लिखने के जरिए जो अच्छे दमदार क्वेश्चन होंगे तो उन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आप एक बार रिवीजन कर ले, माइंड में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। मेहनत करके पढ़िए, सफल जरूर होंगे। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में।